तो आज के इस वीडियो में 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और इसे हर साल 17 जून को ही मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में बंजर और सूखे से मुकाबला करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगी इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। तो ये आपको थीम ध्यान रखनी है। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए जून के एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम मना चुके हैं। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को हमने विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। और 16 जून को अभी अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया था। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा मुशफिकुर रहीम को। आपको याद होगा इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे? मुशफिकुर रहीम को। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। और वहीं अगर बात करेंगे महिलाओं में यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो कैथरीन ब्राइस को। ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है। अब ये तो बात हो गई मई महीने की। इससे पहले जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो उनमें भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि किन किन को चुना गया था। देखो जनवरी महीने के लिए बात करेंगे तो पुरुषों में यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था ऋषभ पंत को। महिलाओं में बात करेंगे तो शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की है। फरवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में आर अश्विन को चुना गया और महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को, जो कि इंग्लैंड की है। फिर मार्च महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार को चुना गया और महिलाओं में लिजेल ली को, जो कि साउथ अफ्रीका से है। उसके बाद अप्रैल मंथ के लिए पुरुषों में चुना गया बाबर आजम को और महिलाओं में एलिसा हेली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं। और अब मई महीने का हमने देख लिया, पुरुषों में चुना गया मुशफिकुर रहीम को, जो कि बांग्लादेश के हैं, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। बाकी आईसीसी, देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ कौन है? मनु सहानी है। और अभी नए चेयरमैन बने थे ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, कल ही अभी हमने इससे एक प्रश्न पढ़ा था। चलो बताओ अभी आईसीसी ने किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो आंसर होगा वीनू माकंड को। और इस तरह से टोटल 7 भारतीयों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। ये आप याद रखना। कितने भारतीयों को? 7 को। चलो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला था? तो आंसर होगा विराट कोहली को। और महिलाओं में एलिसा पेरी को। उसके अलावा दशक में खेल भावना दिखाने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। उसके अलावा दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला था? स्टीव स्मिथ को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगर आपसे पूछा था दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन रहे? ये अफगानिस्तान के राशिद खान रहे। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी प्रजाति का संबंध किससे है क्या ये? तो ये कॉफी है। तो पायरोस्ट्रिया लालजी ये कॉफी की एक नई प्रजाति है जो कहां मिली है? अंडमान निकोबार में। और इसके पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर की है। और याद रखना ये रेड डेटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है पायरोस्ट्रिया लालजी। अच्छा मुझे बताओ अभी हाल ही में खोजी गई MACS 1407 ये किसकी प्रजाति है?
ये सोयाबीन की है, जो कि कीट प्रतिरोधी प्रजाति है और इससे उत्पादन बढ़ता है। वैसे कॉफी के मामले में, इसके कॉफी के प्रोडक्शन में, उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन सा है? ब्राजील है। और देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। और भारत में कॉफी के मामले में नंबर 1 है कर्नाटक। कर्नाटक नंबर 1 है कॉफी के उत्पादन में। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार में आपको टोटल कितने आइलैंड मिलेंगे? 572। और 10 डिग्री चैनल याद रखना अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे 3 आइलैंड के नाम आपको याद रखने हैं जिनके नाम बदले गए थे। जो रॉस आइलैंड था उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड रखा गया। हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड रखा गया। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन सा? तो अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। और अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता हाईकोर्ट। और यहीं पे आपको साउथ बटन नेशनल पार्क भी मिलेगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार में है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। तो ये यहां से पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने जीवन वायु नाम से एक उपकरण को डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। तो जीवन वायु नाम का ये जो उपकरण है इसको बनाया है आईआईटी रोपड़ ने, और ये बिना बिजली के चलेगा। मतलब सिलेंडर या पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन आ रही है ना, उसके फ्लो को ये कंट्रोल करेगा और इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। और इसका सबसे सही इस्तेमाल हो सकेगा छोटे छोटे जो कस्बे हो गए, ग्रामीण इलाके हो गए, जहां पे बिजली की समस्या रहती है। तो ये भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के काम करेगी, और इसे सीपीएपी की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। सीपीएपी मतलब कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। किसने बनाया? याद रखना, सिंपल सा, आईआईटी रोपड़ ने। वैसे आईआईटी रोपड़ ने एक और चीज बनाई थी, अभी आपको याद होगा तो, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर भी डेवलप किया था आईआईटी रोपड़ ने। वैसे अभी इसरो ने 3 वेंटिलेटर और एक कॉन्सेंट्रेटर बनाया था। कॉन्सेंट्रेटर का नाम था श्वास। 3 वेंटिलेटर के नाम थे प्राण, वायु और स्वस्थ। और ये क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, यह है जीवन वायु। बाकी आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं शैलेश गोविंद। उन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए एनएसजी पुरस्कार जीता है। और अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जिसमें टॉप 200 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं। कौन कौन से? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु। और आईआईएससी बेंगलुरु रिसर्च के मामले में टॉप पे रहा है, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में टॉप पे रहा था आईआईएम अहमदाबाद, जो कि इस लिस्ट में 415वें नंबर पे था। टॉप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। तो यहां से आप ये याद रख सकते हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अरुणा तंवर। तो अरुणा तंवर ये पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई किया है। किस खेल में? ताइक्वांडो में। इनका नाम है अरुणा तंवर। ये भिवानी हरियाणा से है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट मिराइतोवा। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है सोमाइती। सोमाइती और मिराइतोवा। बाकी देवेंद्र झाझड़िया का बात करेंगे तो देखो, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है? भाला फेंक से, जेवेलियन थ्रोवर है ये चूरू राजस्थान से हैं। और इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और 2 बार कौन कौन से ओलंपिक में? एक तो 2004 में जो एथेंस पैरालंपिक था वहां पे, और 2016 वाले जो रियो पैरालंपिक हुए थे वहां पे गोल्ड जीता था इन्होंने। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। इनका संबंध भाला फेंक से है। बाकी देखो, नेत्रा कुमानन, आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय नाविका बनी है। फवाद मिर्जा की बात करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय घुड़सवार बने। भवानी देवी का नाम भी याद रख लो आप, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली तलवारबाज बनी है। और मीराबाई चानू भी नाम याद रखो, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी है।
एक अशोक कुमार का नाम भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी जो बने हैं ये। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। तो इस प्रश्न से अरुणा तंवर का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में रजा पर्व उत्सव ये मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में रज पर्व बोल दीजिए या राजा पर्व इसे बोला जाता है। ये उत्सव मनाया गया। ये 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भू देवी यानी कि धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। इस समय ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भू देवी जिसे आप बोल रहे हो, उनको मासिक धर्म आता है, एमसी। इसीलिए 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती और जो किसान है वो खेतों में हल वगैरह नहीं चलाते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, रजा पर्व उत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। लेकिन कई कई बार ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है। एक बार एग्जाम का प्रश्न मैं आपको बताता हूं। प्रश्न इस तरह से आया था कि नारीत्व को समर्पित कौन सा त्योहार है? तो इसका आंसर होगा रज पर्व। तो इस तरह से भी प्रश्न घूम जाता है, तो आप ध्यान रखना। बाकी देखो, उड़ीसा के कुछ और भी इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। धानु यात्रा पर्व का संबंध किस राज्य से है? पूछा जाता है तो आंसर करना उड़ीसा। नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। और प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में ये यात्रा निकलती है। बाकी कलिंग महोत्सव हो गया, चंदन यात्रा हो गई, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, कोणार्क मंदिर है ना यहाँ पे, एक छऊ उत्सव हो गया, छत्तर यात्रा हो गई। इन सब का संबंध आपका उड़ीसा से है, ये आपको ध्यान रखना है। बात उड़ीसा की हो रही है तो आप मैप में देखिए, ये रहा उड़ीसा। देखो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे एस मुरलीधर। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि किस राज्य में पिछले 6 सालों में काले हिरण की संख्या दुगनी हो गई? तो आंसर होगा उड़ीसा में ही। और अभी उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। और देखो, अभी उड़ीसा ने ही गोपा बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और बताइए, अभी केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर एक रोपेक्स जेट्टी परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धामरा नदी कहां पर है? उड़ीसा में है। अभी जल अकादमी शुरू करने की घोषणा भी की है। कहां पे? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर से आप याद रख लो, भारत की पहली चेस अकेडमी ये भी भुवनेश्वर में खोली जाएगी। उसके अलावा भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया भुवनेश्वर में ही। और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक भी बनाए जाएंगे। अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। और आपको याद है जो 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। और याद रखना, देखो चिल्का लेक, ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है ये। और ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। रामसर साइट का इसे दर्जा मिला था 1981 में। और यहीं पे आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहीं पे आपको एक डॉल्फिन भी मिलेगी, जिसका नाम क्या है? इरावदी डॉल्फिन। बाकी एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक पगोडा टेम्पल ये किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। आपका जो 10 रुपए का करेंसी नोट है उसमें इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम है, उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर। बाराबती स्टेडियम ये कटक उड़ीसा में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा याद रखना, जनजाति के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। यहीं पे आपको सतकुशा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, एक भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको उड़ीसा से एक साथ बता दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, ले आया। अच्छा बताइए, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह ये कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड से। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, जिसका नाम है विसा वुड सेट, इसको पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। और इसे प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन किया गया और वहीं पे इसको बनाया भी गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जापान भी लकड़ी से बना सैटेलाइट तैयार कर रहा है, जिसे वो 2023 तक लॉन्च करेगा। और उससे पहले 2021 के अंत तक
ये इसे लॉन्च कर देंगे। देखो न्यूजीलैंड की बात है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डर्न। अभी आपको याद होगा वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बना था न्यूजीलैंड। उसके अलावा गर्भपात शोक अवकाश यानी कि मिसकरेज बियरमेंट लीव लो को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना था न्यूजीलैंड, पहला तो भारत है। और सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की ही प्लेयर है और इनका नाम न्यूज में क्यों था, क्योंकि वुमेन्स T20 में 36 गेंदों में शतक बना करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और कुछ समय पहले जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड, भारत उसमें 111वें स्थान पे था। बढ़ते आगे। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है अभी हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर होगा विनेश फोगाट ने। तो अभी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और याद रखना है इस सीजन का इनका तीसरा खिताब है। पहला मार्च के महीने में जो माटे ओ पेलिकॉन इवेंट हुआ था वहां पे जीता था, और दूसरा भी अप्रैल के महीने में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और अभी याद रखना टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला पहलवान है, क्या नाम है, विनेश फोगाट। पढ़ते आगे। बताइए हाल ही में लॉन्च की गई बुक जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, आपसे पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है। देखो वैसे तो आप सबको पता है ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, हम इसे अप्रैल मंथ में ही पढ़ चुके हैं जब ये न्यूज में रही थी, और अभी फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना, जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और इसे किसने लिखा है, इसे सुरेश रैना और स्पोर्ट्स ऑथर हैं एक भरत सुंदरम, उन्होंने लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो शशि थरूर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। डेविड डायोप ये फ्रांस के ऑथर हैं और इन्हें इनकी एक बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन कल ही पढ़ा है, होम इन द वर्ल्ड नाम की इन्होंने बुक को लिखा है। ये सारे ऑप्शन वाले नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन 2021 ये कहां पे हुआ, तो आंसर होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो अभी नाटो के सदस्य देशों ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, वहीं पे ये सबमिट हुआ, ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये इसकी कौन सी मीटिंग थी, कौन सा संस्करण था, 31वां। और ये पहला नाटो शिखर सम्मेलन था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया। अभी नाटो से आपको याद होगा इसने एक एक्सरसाइज भी आयोजित किया था स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 नाम से। नाटो मतलब क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर याद रख लो इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है। यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बाकी देखो हेग नीदरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। और रोम इटली में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था किस वर्ष में, 1998 में। और ये पहले भारतीय बने थे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला था इसके जस्ट एक साल बाद 1999 में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम, वहां पे इसे एक बार शेयर जरूर कर देना।